बंधन चैनल में आप सबका वेलकम है। यहाँ हम करंट इश्यूज पर डिटेल में बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डेमोक्रेसी की एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यार, एक टाइम था जब ईसीआई का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, पर आज वही इंस्टीट्यूशन सवालों के घेरे में है। ऐसा हुआ क्या आखिर? चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो अ बिग क्वेश्चन इज दिस, जिस इंस्टीट्यूशन पर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आज खुद शक के घेरे में क्यों आ गया है? मतलब सोचिए, एक जमाने में ईसीआई की इम्पार्शियलिटी, उसकी निष्पक्षता की कस्में खाई जाती थीं, और आज उसी पर बायस और ट्रांसपेरेंसी की कमी के सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। तो इन आरोपों में दम कितना है, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी डेमोक्रेसी पर, हम सब पर क्या असर पड़ रहा है? लेट्स डाइव डीप। और देखिए, ये एलिगेशंस कोई हवा में नहीं उछाले जा रहे। ऑपोजिशन के बड़े बड़े लीडर्स, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी, फ्रंट फुट पर आकर ईसीआई को चैलेंज कर रहे हैं। वोटर लिस्ट्स में गड़बड़ी, इलेक्टोरल प्रोसेस में मैनिपुलेशन, ये बहुत सीरियस चार्जेस हैं। ईसीआई की वेरी कोर, उसकी इम्पार्शियलिटी पर सीधा सवाल उठाया गया है, और बस यहीं से एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट की पूरी कहानी स्टार्ट होती है। ओके, तो आज की सिचुएशन तो देख ली, पर स्टोरी को पूरा समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। क्या ईसीआई हमेशा से ही इतना कंट्रोवर्शियल था? द आंसर इज नॉट एट ऑल। इसका एक गोल्डन एरा भी था, एक ऐसा दौर जब ईसीआई का नाम बड़े अदब से लिया जाता था। चलिए एक क्विक ट्रिप पर चलते हैं ईसीआई के उसी स्वर्ण युग में। देखिए, ईसीआई की जो रेप्यूटेशन थी ना, वो रातों रात नहीं बनी। इसमें दशकों की मेहनत लगी है। इट ऑल स्टार्टेड बैक इन 1960। केरला से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शुरुआत हुई। फिर 1989 में ईवीएम्स का प्रोविजन आया। बट द रियल गेम चेंजर, वो थे टीएन शेषन 1993 में। अरे भाई, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इतनी सख्ती से लागू किया, वोटर आईडी कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए कि बड़े बड़े बाहुबली नेताओं की हवा निकल गई। और फिर 2013 में आया वीवीपीएटी, जो ट्रांसपेरेंसी की दिशा में एक और मेजर स्टेप था। और इन सब रिफॉर्म्स का असर माइंड ब्लोइंग। सीएसडीएस के सर्वे उठाकर देख लीजिए, 90s और 2000s के दौर में 80% भारतीय ईसीआई पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। कैन यू बिलीव दैट? ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ईसीआई की ग्लोबल रेपुटेशन का सबूत था। और फ्रैंकली, यही भरोसा तो हमारी डेमोक्रेसी की असली ताकत थी। तो सवाल ये उठता है, उस 80% के रॉक सॉलिड ट्रस्ट से आज हम इस क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट तक पहुंचे कैसे? व्हाट वेंट रॉन्ग? चलिए अब एक एक करके उन एलिगेशंस को डाइसेक्ट करते हैं जिनकी वजह से ईसीआई आज सवालों के घेरे में है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां हाल ही में एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ ये कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव चली, और उसमें करीब 65 लाख, जी हां, 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाने के लिए फ्लैग कर दिए गए। ये स्टेट के टोटल वोटर्स का 8% से भी ज्यादा है। अब ईसीआई ने रीजंस तो दिए हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि करीब 34% लोगों की मृत्यु हो चुकी, 55% कहीं और शिफ्ट हो गए, और बाकी 11% के करीब डुप्लीकेट एंट्रीज थीं। साउंड्स लॉजिकल, राइट? पर प्रॉब्लम है स्केल की। इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से एक डर बैठ गया है कि कहीं इस सफाई में जेन्युइन वोटर्स, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से आते हैं, वो तो नहीं पिस रहे, कहीं उनका वोटिंग का अधिकार तो नहीं छिन रहा। नेक्स्ट अप, अ हेडेक जो सालों से बढ़ता ही जा रहा है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन। एडीआर की रिपोर्ट्स के आंकड़े देखिए, दे आर शॉकिंग। 2024 में जो हमारे एमपीज चुने गए हैं, उनमें से 46% पर क्रिमिनल केसेस हैं। और ये कोई छोटे मोटे केस नहीं है। इनमें से 31% पर तो मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन जैसे सीरियस चार्जेस हैं। तो अ वेरी वैलिड क्वेश्चन अराइजेस, ईसीआई ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने से रोक क्यों नहीं पा रहा? व्हाट इज स्टॉपिंग देम? और जहां मसल पावर है, वहां मनी पावर कैसे पीछे रह सकती है? एक एस्टिमेट के मुताबिक 2024 इलेक्शंस में, होल्ड योर ब्रेथ, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। 1 लाख करोड़ रुपीज। ये अनरेगुलेटेड पैसा एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहने ही नहीं देता। इट गिव्स सम पार्टीज एन अनफेयर एडवांटेज, और जन्म देता है फ्रीबी कल्चर को। मतलब मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जो होड़ लगी है, वो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस की सोल को ही डैमेज कर रही है। ओके, अब आते हैं उस चीज पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, द ईवीएम और वीवीपैट। ऑन पेपर ये सिस्टम बड़ा सिंपल और फूल प्रूफ लगता है।
इमेजिन दिस, आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं, साइड में रखी वीवीपैट मशीन से एक स्लिप प्रिंट होती है। वो स्लिप आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है, सो यू कैन वेरीफाई कि आपका वोट सही कैंडिडेट को गया है। और फिर वो स्लिप कट होकर एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। सो एक परमानेंट पेपर ट्रेल बन गया। सिंपल राइट? तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? द प्रॉब्लम इज़न्ट इन द प्रोसेस, इट्स इन द वेरिफिकेशन। नियम यह है कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ 5 रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशंस की वीवीपीएटी स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। अब क्रिटिक्स का यही कहना है कि यह सैंपल साइज तो मजाक है। इट्स लाइक आप पूरे समुद्र का हेल्थ चेकअप 1 चम्मच पानी से कर रहे हैं। इतने छोटे सैंपल से आप करोड़ों लोगों का भरोसा कैसे जीत सकते हैं? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो प्रोसेस पर तो सवाल हैं ही, पर अब ईसीआई की इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस, उसकी अपनी आज़ादी पर भी सवालिया निशान लग गए हैं। और इसकी जड़ में है 2023 में पास हुआ एक नया कानून, एक ऐसा लॉ जिसने इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। और ये चेंज कितना बड़ा है आप खुद देखिए। पुराना सिस्टम क्या था? एक सिलेक्शन कमेटी जिसमें थे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक परफेक्ट बैलेंस था, सरकार, विपक्ष और जुडिशरी। लेकिन नया कानून, उसमें से सीजेआई को हटा दिया गया और उनकी जगह ले ली पीएम द्वारा नॉमिनेट किए गए एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने। तो अब अ सिंपल मैथ, 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के, मतलब अ क्लियर 2-1 मेजॉरिटी फॉर द गवर्नमेंट। अब इससे ईसीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही, है ना? ओके, तो हमने एलिगेशंस की तो बहुत बात कर ली, बट एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। इतने सारे सवालों के बीच सरकार और खुद ईसीआई का क्या स्टैंड है? उनका पक्ष क्या है? लेट्स हियर देयर साइड ऑफ द स्टोरी। फेयर वोटर लिस्ट ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे पर ईसीआई का डिफेंस क्या है? उन्होंने प्राइवेसी का आर्ग्यूमेंट दिया है। ऑपोजिशन ने जब कहा कि हमें मशीन रीडेबल फॉर्मेट में लिस्ट चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हो सके, तो ईसीआई ने जवाब दिया, नहीं, हम स्कैन्ड कॉपीज ही देंगे ताकि वोटर्स का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट हो सके। सो अकॉर्डिंग टू देम, ये ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के बीच एक फाइन बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन ईसीआई का डिफेंस मैकेनिज्म कई बार बैकफायर भी कर गया। उनके जवाब देने के टोन ने, उनके अंदाज ने आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ये कोट देखिए, द सीईसी's adversarial tone made it seem as if a बीजेपी लीडर was speaking। मतलब उनका लहजा इतना कॉन्फ्रंटेशनल था कि लग रहा था कोई न्यूट्रल अंपायर नहीं बल्कि बीजेपी का कोई नेता बोल रहा है। अब ऐसे जवाब शक को कम करेंगे या बढ़ाएंगे? ऑलराइट, तो ये पॉलिटिक्स, ये आरोप प्रत्यारोप, ये सब तो चलता रहता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द बिगर पिक्चर, द रियल इम्पैक्ट। एक एवरेज वोटर के लिए, हमारे और आपके लिए, एंड फॉर इंडियन डेमोक्रेसी एज अ होल, इन सब कंट्रोवर्सीज का मतलब क्या है? व्हाट आर द स्टेक्स? इसका असर सीधा जनता के भरोसे पर पड़ा है। जस्ट लुक एट दीज नंबर्स। 90s के दशक में 80% ट्रस्ट, और आज हाल के सर्वेस के मुताबिक ओनली 28%। 80% से डाउन टू 28%। ये सिर्फ एक नंबर ड्रॉप नहीं है, ये एक फ्री फॉल है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये एक रेड अलर्ट है, एक खतरे की घंटी। क्योंकि सोचिए, अगर इलेक्शन कराने वाली बॉडी पर ही ट्रस्ट नहीं रहेगा तो इलेक्शन रिजल्ट्स की सैंक्टिटी पर कौन भरोसा करेगा? और ये प्रॉब्लम सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, इसका असर इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पर भी पड़ रहा है। वीडम इंस्टीट्यूट जैसी रिस्पेक्टेड इंटरनेशनल बॉडीज अब इंडिया को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहने में हिचकिचा रही हैं। दे आर नाउ क्लासिफाइंग इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये टैग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के माथे पर एक बहुत बहुत बड़ी चिंता की बात है। सो इज दिस अ डाउनवर्ड स्पाइरल विद नो एंड, या इस गिरते हुए भरोसे को फिर से बनाया जा सकता है? व्हाट इज द पाथ फॉरवर्ड? क्या कोई तरीका है जिससे ईसीआई अपनी खोई हुई क्रेडिबिलिटी वापस हासिल कर सके? वेल, द गुड न्यूज इज सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। एक्सपर्ट्स और कई कमिटीज सालों से एक क्लियर रोड मैप दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, अपॉइंटमेंट्स के लिए कोलिजियम सिस्टम को वापस लाया जाए, मतलब पीएम लॉप और सीजेआई। पॉइंट 2, इलेक्शंस में ब्लैक मनी के फ्लो को रोकने के लिए पार्शियल स्टेट फंडिंग का मॉडल अपनाया जाए। पॉइंट 3, वीवीपीएटी स्लिप्स की काउंटिंग का सैंपल साइज बढ़ाया जाए टू बिल्ड मोर ट्रस्ट। और भी रिफॉर्म्स हैं, जैसे रूल ब्रेकिंग पार्टीज को डी रजिस्टर करने की पावर ईसीआई को दी जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई एक्ट के अंडर लाया जाए। ये कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो सिस्टम में पब्लिक ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकते हैं। और आखिर में वी लीव यू विद दिस वन फंडामेंटल क्वेश्चन। किसी भी डेमोक्रेसी की असली गारंटी क्या है? क्या वो इसकी इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस में नहीं बसती?
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब तक हमारी संस्थाएं मजबूत हैं तभी तक हमारा लोकतंत्र महफूज है। इस पर जरूर सोचिएगा। तो अगर आप सबको ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज हमारे चैनल मंथन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हमें इससे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का एनकरेजमेंट मिलता है। इस वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।